बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, कल के लेक्चर में हमने बात की और तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र पढ़ा और उसमें हमने इस बात को समझने और जानने की कोशिश की कि तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ कब हुआ था, फिर किस किस बंदे ने उसमें रोल प्ले किया और पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। अच्छा, अब हम आज के लेक्चर में ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि जब 1857 की जंग आज़ादी हो गई, कल हमने बात यहाँ ख़त्म की थी तहरीक पाकिस्तान के पस मंज़र में। तो 1857 की जब जंग हो गई तो जंग आज़ादी के बाद मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए। बोलिए क्या, मुसलमान कब शिकार हुए? जंग आज़ादी के बाद। आपने ये बात पिछले चैप्टर में भी 2-3 मरतबा पढ़ ली है कि 1857 के बाद मुसलमानों के हालात ख़राब हो गए थे। अब बेटे, जब हालात ख़राब हो गए तो उन हालात को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ लोग आते रहे। जैसे कल के लेक्चर में पढ़ा था, कौन कौन आया था मुझे बताइएगा ज़रा। शाह वलीउल्लाह आए थे, बोलिए बोलिए, शाह वलीउल्लाह आए थे। फिर कौन आया था? नवाब सिराजुद्दौला, उसको तो शिकस्त दी। उसके बाद सैयद अहमद शहीद आए थे, शाह इस्माइल आए थे, हाजी शरीयतुल्लाह आए थे। पढ़े हैं कल ये नाम? तो बोलिए, इसी तरीके से 1857 की वॉर के बाद भी बेशुमार मुसलमान लीडर्स थे जिन्होंने आके मुसलमानों को जगाने की कोशिश की। आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि 1857 की वॉर के बाद जब हालात ख़राब हो गए तो उन हालात को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली शख्सियत सामने आई ना बेटे, उस शख्सियत का नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। और ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? शाबाश शाबाश, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? दो कौमी नज़रिए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो अब बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना है कि हम ये पढ़ने लगे हैं कि उस सर सैयद अहमद ख़ान ने बरे सगीर के मुसलमानों के हालात को ठीक करने के लिए एक तहरीक शुरू की, जिस तहरीक का नाम क्या था? बोलिए बोलिए, क्या नाम था? तहरीक अलीगढ़। बेटे, हम पढ़ने लगे वो तहरीक क्यों शुरू हुई, उस तहरीक ने क्या सोसाइटी में रोल प्ले किया, एजुकेशनल फील्ड में क्या काम किया, पॉलिटिकल फील्ड में क्या काम किया, सोशल फील्ड में क्या काम किया, नेशनल लेवल पर क्या काम किया और आज के दिन तक उसकी क्या क्या सर्विसेज जारी हैं। अब बेटे देखते हैं हम सबसे पहले जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है उसकी पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे पस मंज़र। पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे पस मंज़र, बैकग्राउंड। पस मंज़र, बैकग्राउंड, पहली लाइन लिख लिया बेटे। इस पहली लाइन में, इस पहले पैराग्राफ में यही बात समझाई है जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जब 1857 के बाद हालात ख़राब हो गए तो मुसलमानों की तबाहाल हालत को ठीक करने के लिए जिस शख्सियत ने आकर रोल प्ले किया सबसे पहले उसका नाम क्या है बेटे? सर सैयद अहमद ख़ान। अब ये पहले 2-3 लाइनों में ये बात लिखी हुई है। उसके बाद जहाँ लिखा हुआ है उन्होंने एक तहरीक शुरू की जिस तहरीक के 3 बड़े मकासद थे। लिखा हुआ है यहाँ बेटे, हेडिंग लिखो तहरीक के मकासद। शाबाश, तहरीक के मकासद। आपका ध्यान 100% लेक्चर में रहना चाहिए और समझना चाहिए। तहरीक के मकासद, शाबाश बेटे। लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मूवमेंट, कि ये जो तहरीक शुरू की तहरीक अलीगढ़, अच्छा कितने मकासद हैं उसके बेटा? 3। अंडरलाइन कर लें। पहला मकसद क्या था? पहले मकसद पर आप हेडिंग लिखेंगे पहला मकसद, टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल करना। पहला पॉइंट, एतमाद बहाल करना। जी, पहले पॉइंट पर एतमाद बहाल करना, ये सब हेडिंग होगी, मैं अभी समझाता हूं लेकिन पहले हेडिंग लिख लें, एतमाद बहाल करना। नंबर 2, मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम। मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम। और नंबर 3,
टू अवॉइड पॉलिटिक्स, सियासत से दूरी, टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल करना। अच्छा, अब बेटे ये तीनों ऑब्जेक्टिव मुझसे समझ लो। अच्छा, जितनी बात हमने अब तक कर ली है खदीजा, ज़ैनब, खदीजा, जितनी बात हमने अब तक कर ली है वो समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब देखें वो जो तहरीक शुरू की सर सैयद अहमद खान ने, उस तहरीक को शुरू करने का, मेरी बड़ी बहन इधर देखो, उस तहरीक को शुरू करने के कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 3। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एतमाद बहाल करना। दूसरा, जदीद तालीम हासिल करना। तीसरा, ये कौन सा एतमाद? आपको याद होगा जब 1857 की वॉर हुई तो हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को जाके क्या कहा था कि ये जंग हमने आपके खिलाफ नहीं लड़ी, बल्कि किन्होंने लड़ी है? मुसलमानों ने। तो अंग्रेज़ क्या समझते थे? मुसलमानों ने लड़ी, और वो मुसलमानों पर ट्रस्ट ये तहरीक इसलिए शुरू हुई ताकि अंग्रेज़ों के सामने एतमाद बहाल करवाया जाए कि जो तुम्हारा व्यू पॉइंट हमारे बारे में बन चुका है, दैट व्यू पॉइंट इज रॉन्ग, वो गलत है, हमने जंग नहीं लड़ी, बल्कि ये तो बेसिकली हिंदुओं ने कहा था, तो हमने हिंदुओं के कहने पर ये पंगा लिया था। ये पहला मकसद। दूसरा मकसद, मुसलमान सिर्फ अरबी और फारसी पढ़ते थे, अरेबिक और पर्शियन। कहा नहीं, अगर तुम अंग्रेज़ों को दुश्मन समझते हो ना, तो फिर दुश्मन की ज़ुबान आएगी तो तुम उनकी चालों को समझोगे ना। इसलिए अंग्रेज़ी को पढ़ना कुफ्र। आपको याद है ना, अपने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि अंग्रेज़ी पढ़ना क्या है? खिलाफे इस्लाम है। उन्होंने कहा नहीं, आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें। इस मकसद के लिए, लोगों को अंग्रेज़ी सिखाने के लिए ये तहरीक चली। और तीसरा मकसद ये था कि मुसलमान फ़िलहाल सिर्फ अपनी एजुकेशन पर, अपनी इकोनॉमी पर, अपने सोशल मामलात पर तवज्जो दें और किससे दूर रहें? पॉलिटिक्स से दूर रहें। अच्छा, इन 3 मकासद के लिए ये तहरीक शुरू हुई। यहाँ आप हेडिंग लिखो, सर सैयद का तारुफ। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपके नोट्स में भी बना हुआ है, यहाँ भी आप अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नोट्स में भी बना हुआ है ये शॉर्ट। अच्छा, अगला बेटे आप लिखेंगे सर सैयद का तारुफ। शाबाश, इंट्रोडक्शन ऑफ सर सैयद। जी बेटे, क्या लिखा? इंट्रोडक्शन ऑफ सर सैयद, सर सैयद का तारुफ। अच्छा, अब ये अंडरलाइन कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट है और MCQs है कि सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। तो बेटे, सर सैयद अहमद खान 1817 में घर अपना दिल्ली में पैदा हुए। बोलिए, कहाँ पैदा हुए? 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। अंडरलाइन कर लें, पैदा हो गए। अब इन्होंने सारी ज़िंदगी इस मकसद के लिए सर्फ की कि मुसलमान जो ज़वाल का शिकार हो गए हैं वो उनके हालात दोबारा बेहतर हो जाएं। अब उन्होंने हालात को बेहतर करने के लिए क्या क्या कुछ किया, बेटे अगले पेज पर आ जाएं और पहले पैराग्राफ पर लिखें तालीम के मैदान में किरदार, या सिंपल लिख लें तालीमी खिदमत। जी, तालीमी खिदमत, एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज। बेटे, सर सैयद अहमद खान ने क्या क्या काम किए, अंडरलाइन करें अपनी बुक पर। सबसे पहले 1859 में मुरादाबाद में स्कूल बनाया। नंबर 2, 1863 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। 1875 में अलीगढ़ में स्कूल बनाया, जो बाद में 1877 में कॉलेज बन गया, जो बाद में 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। और यूं 20वीं सदी में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया। आपने इन सारे जुमलों के ना बेटे यूं सेंटेंस बना लेने हैं। 1959 में उन्होंने मुरादाबाद में स्कूल बनाया,
1863 में उन्होंने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। 1875 में MAO स्कूल बनाया। फिर बेटे 1877 में MAO कॉलेज बनाया। 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गई। ये आपने एक एक जुमला यूँ सेंटेंस बना के लिख देना है। आपकी प्रेजेंटेशन भी खूबसूरत और उनकी खिदमात भी एलेबोरेट होके सामने आ जाएंगी। अगले पॉइंट पर लिखो बेटा, आप हेडिंग लिखेंगे सियासी खिदमात। अगले पॉइंट पर लिखेंगे सियासी खिदमात, पॉलिटिकल सर्विसेज, पॉलिटिकल सर्विसेज। अच्छा, अब बेटे फिर क्या हुआ, इधर देखो मेरी तरफ ताकि आपको सवाब हो और आप ज़िंदगी में एक अजीम इंसान देख सकें। वो क्या, गौर से, सियासी खिदमात, पॉलिटिकल सर्विस। आपको याद है वो कन्फ्यूजन हो गई थी, कौन सी, कब हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी, कन्फ्यूजन हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान। जब कौन सी वॉर हुई थी, जंगे आज़ादी हुई थी, तो एक कन्फ्यूजन हो गई थी। और उन्होंने क्या कन्फ्यूजन की थी कि हमारे खिलाफ जंग मुसलमानों ने की है। तो तहरीक शुरू क्यों हुई थी, एतमाद बहाल करने के लिए। तो क्या सिर्फ बगैर किसी स्टेप लिए एतमाद बहाल हो सकता था? सर सैयद अहमद खान ने वो एतमाद बहाल करने के लिए ना एक किताब लिखी, अंडरलाइन करें उस किताब का नाम, रिसाला असबाबे बगावत हिंद। शाबाश, रिसाला असबाबे बगावत हिंद, कॉज ऑफ वॉर। एक बेटे रिसाला लिखा, पंफलेट किताब लिखी, छोटी छोटी किताब लिखी। अच्छा, उस किताब में ना उन्होंने पूरी स्टोरी रियलिटी बेस लिख के ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई कि भाईजान यू आर समझिंग के जंग करेंगे हम, बट वी आर नॉट करेंगे जंग, दैट जंग करेंगे बाय करेंगे बाय हिंदूज, नॉट मुस्लिम्स। मुसलमानों ने नहीं की, किन्होंने की है? ये रियलिटी बताई, जिससे मुसलमानों के दरमियान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान क्या बहाल होना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए बेटा, ये कौन सी किताब लिखी थी? रिसाला असबाबे बगावत हिंद। हम बिल्कुल एंड पर पहुँच गए, अगले पॉइंट पर आ जाएं और हेडिंग लिखेंगे मुआशरती खिदमात, मुआशरती खिदमात। जी, सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज, सर सैयद अहमद खान ने सोशल सर्विसेज भी की। बेटा इस तहरीक का एक मकसद ये था कि मुसलमानों को किससे दूर रखा जाए, ये मकसद था। इस मकसद के लिए सर सैयद अहमद खान ने भला क्या किया, मुसलमानों को, अंडरलाइन करें, 1885 में जब कांग्रेस बनी, 1885 में कांग्रेस, ये हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी समझ लें, ये बनी, तो बेटा सर सैयद अहमद खान ने तमाम मुसलमानों को कहा कि भाई आपने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना और सिर्फ तालीम पर तवज्जो दें, अपने मामलात को बेहतर करें और आपको किसी भी किस्म के पॉलिटिकल मामलात में इंटरप्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले पैराग्राफ पर आ जाएं और वहाँ लिखें कौमी खिदमात, नेशनल सर्विसेज, कौमी खिदमात, नेशनल सर्विसेज। नेशनल सर्विसेज, कौमी खिदमत। अच्छा, कहते हैं ये जितने काम भी सर सैयद अहमद खान ने किए ना, इससे पूरी कौम को फ़ायदा हुआ। ना सिर्फ ये कि तब जब सर सैयद ज़िंदा थे, बल्कि तब भी हुआ जब वो दुनिया से चले, उसके बाद भी पूरी कौम इसका फ़ायदा उठाती रही। इसमें आपने एक इजाफी हेडिंग लिखनी है, वो लिखें सर सैयद अहमद खान
और 2 कौमी नज़रिया, सर सैयद अहमद ख़ान और 2 कौमी नज़रिया, सर सैयद अहमद ख़ान एंड 2 नेशन थ्योरी। जी, सर सैयद अहमद ख़ान एंड 2 नेशन थ्योरी। अच्छा, अब बेटे ये इस पॉइंट में लिखना क्या है, इसमें वही लिखना है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में। पहला कि सबसे पहले बरसगीर में 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा के मौका पर सबसे पहले 2 कौमी नज़रिए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ हुकूमत को बताया कि बरसगीर में 2 बड़ी कौमें आबाद हैं, जिनमें से एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। ये इतनी सी बात आपने इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आपने एंड पर खुलासा कलाम लिख देना है, खुलासा कलाम, कंक्लूजन समरी, कंक्लूजन समरी। इसमें आपने दोबारा सर सैयद अहमद ख़ान की तारीफ़ें 2-3 जुमलों में कर देनी है कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जिससे बरसगीर के मुसलमानों के हालात तब्दील हुए, सोच तब्दील हुई और उसी 2 कौमी नज़रिए की वजह से कौन सा मुल्क बना, पाकिस्तान। ये बेटा हमारा टॉपिक था। मुझे बताइए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? बोलिए ना, आसान है, याद कर लेना जी।